पर लगती है पेनल्टी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तराखंड की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पौड़ी के रांसी मैदान पहुंचकर विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि कार्यक्रम के समन्वय के रूप में उन्हें पौड़ी जिले का प्रभारी बनाया गया है और साथ ही उन्होंने पौड़ी के रांसी मैदान में पहले श्रीनगर और भिताई में वृक्षारोपण किया और साथ ही पौड़ी पहुंचकर अपने दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया और जिसके बाद रांसी मैदान में वन विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों और भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ एक पेड़ मां के नाम पर भी लगाया। हमारे संगठन का प्रोग्राम चल रहा है एक पेड़ मां के नाम, और इसको प्रभारी मंत्री के रूप से पौड़ी जिला मिला है ये पूरे प्रोग्राम का समन्वय करने के लिए। अभी हम उससे पहले श्रीनगर में थे, वहाँ पे हमने 3 जगह पर वृक्षारोपण किया, कार्यकर्ताओं से सम्मेलन किया और उसके बाद हम पौड़ी विधानसभा में आए हैं। यहाँ पर भी वृक्षारोपण करके अभी मैंने अपने स्वर्गीय दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा जी की मूर्ति को माल्यार्पण करके हम यहीं आए हैं और एक अच्छा प्रोग्राम है। तो दादाजी का आशीर्वाद भी लिया कि वृक्षारोपण जो है वो करना बहुत जरूरी है। आने वाली हमारी पीढ़ी को हम क्या देंगे, वो आज से अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा इफेक्ट होगी। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। धामी सरकार ने आबकारी विभाग में किया बड़ा फेरबदल। 8 जिलों के अधिकारियों का हुआ तबादला, 14 सहायक आबकारी आयुक्तों के तबादले। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कैलाश चंद्र बिजोला देहरादून के नए जिला आबकारी अधिकारी राजीव चौहान ने दी गई। उत्तरकाशी जिले में तैनाती और आबकारी सचिव एल फनई ने आदेश किए जारी। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धामी सरकार ने 8 जिलों के अधिकारियों का हुआ तबादला, 14 सहायक आबकारी आयुक्तों के तबादले। कैलाश चंद्र बिजोला देहरादून के नए जिला आबकारी अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी आपका टेलीविजन स्क्रीन पर। धामी सरकार ने आबकारी विभाग में किया बड़ा फेरबदल। 8 जिलों के अधिकारियों का हुआ तबादला, 14 सहायक आबकारी आयुक्तों का तबादला। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धामी सरकार ने आबकारी विभाग में किया बड़ा फेरबदल। 8 जिलों के अधिकारियों का हुआ तबादला, 14 सहायक आबकारी आयुक्तों के तबादले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने स्कूलों के लिए नोटिस जारी किया है। डॉक्टर गीता खन्ना ने कहा कि पहले से हम जानते हैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी बोलने पर मनाही है और हिंदी बोलने पर पेनल्टी लगती है और यहां तक कि आर्थिक दंड वसूला जाता है और फिजिकल पनिशमेंट भी बच्चों को मिलता है। और बताया गया कि बच्चों को बचपन में ही समझा देते हैं कि आपकी भाषा राष्ट्रभाषा या मातृभाषा हिंदी है, लेकिन आपसे बातचीत हिंदी के लिए हिंदी में ना ही मना कर सकते हैं और ना ही मातृभाषा के लिए बोलने के लिए, क्योंकि हम राष्ट्रीय चेतना को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। बता दें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का एक्शन। स्कूलों को नोटिस किया जारी, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी बोलने पर बवाल और साथ ही स्कूलों में हिंदी बोलने पर लगती है पेनल्टी। इस वक्त के बता रहे हैं आपको ये तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का एक्शन और स्कूलों को नोटिस जारी किया। अंग्रेजी मीडियम स्कूल में हिंदी बोलने पर बवाल हुआ और साथ ही स्कूल में हिंदी बोलने पर लगती है पेनल्टी। उत्तराखंड में स्कूलों के लिए नोटिस जारी।
इस वक्त की बता दें आपको ये तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर डॉक्टर गीता खन्ना ने की नोटिस जारी और हिंदी स्कूलों में हिंदी बोलने पर लगती है पेनल्टी। कोई भी स्कूल का रोल मॉडल कौन से स्कूल थे? अगर किसी ने विद्या मंदिर स्कूल भी खोला इंग्लिश मीडियम, सेंट नए खुले हैं, सब कोई क्रिश्चियन मिशनरीज होना चला रही है, हमारे लोग चला रहे हैं। मतलब जैसे तुमने एक स्कूल खोल लिया लेकिन उसका नाम के आगे सेंट लगा दोगे, और हमारे देहरादून में तो फिर भी कम है। चलिए इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे देहरादून से, जहां दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े बैठक और कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा और निकाय चुनाव की रणनीति पर भी होगा मंथन। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा साथ में रहेंगे मौजूद। इस वक्त का बड़ा अपडेट, निकाय चुनाव की रणनीति पर भी होगा मंथन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा साथ में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी साथ में मौजूद नजर आएंगे। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज, बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बैठक में केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा, निकाय चुनाव की रणनीति पर भी होगा मंथन। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज और वहीं बैठक में केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा, निकाय चुनाव की रणनीति पर भी होगा मंथन। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी बैठक आज। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश में गरीबों और आर्थिक वर्ग के कमजोर तथा बीपीएल परिवारों को कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रति राशन कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो गेहूं, 21 किलो चावल तथा 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड बहुत ही मामूली दर से दी जाती है। मेरा नाम स्वामीनाथ मौर्य है और हमको फ्री राशन मिलता है। हमारा काम चल रहा है, गुजारा बस होगा हमारा बस होगा। ये कार्ड बना है, कार्ड के मुताबिक मतलब का हमको सामान मिलता है। ये सरकार की योजना चलती रहे और बहुत बहुत धन्यवाद है, आगे भी चलाने। मेरा नाम कमलेश है। खादी योजना वाला राशन मुझे 15 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ मिलता है। पहले तो हम बहुत दिहाड़ी मजदूरी करते थे, काम उतना नहीं था। अब तो हमें फ्री राशन मिल रहा, तो हमारा कुछ काम धंधा नहीं। मैं ठेली चलाता हूँ, मजदूरी करता था, कभी हुआ कभी नहीं हुआ। अब जब से मुझे राशन मिलने लगा, मोदी जी का धन्यवाद जो कि हमें फ्री राशन मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे गुलाबी राशन कार्ड धारक परिवार जिनकी मासिक आय 4,000 रूपए से कम है को शामिल किया गया है। राज्य के 60 लाख से अधिक लोग केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश के गरीब तबके और जरूरतमंद परिवार के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। केदारनाथ में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राज्य में सियासत इस मुद्दे पर थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि समय रहते यदि राज्य सरकार ने कोई उचित इंतजाम किए होते तो नुकसान कम होता। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दासोनी का कहना है कि राज्य सरकार को प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं से सबक लेने की जरूरत है। एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर उनके सुझाव पर कार्य योजना तैयार करनी चाहिए और इसके साथ ही उनका कहना है कि मुख्यमंत्री को पहाड़ में अपना कैंप कार्यालय खोलना चाहिए और जिससे पहाड़ की जनता का भरोसा सरकार के प्रति बढ़े, साथ ही अन्य कार्यों में तेजी लाई जा सके। और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस सलाह को लेने से इनकार कर दिया है और साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि जब 2013 में केदारनाथ त्रासदी में तो क्या कांग्रेस ने क्या इस सलाह पर कार्य किया था? कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कसा तंज और साथ ही कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। और बता दें कि केदारनाथ रेस्क्यू ऑपरेशन पर समाप्त हुआ और इसी को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तंज कसा। राज्य सरकार ने नहीं किए कोई इंतजाम, ये कांग्रेस ने कहा। और कांग्रेस ने केदारनाथ में रेस्क्यू के बाद प्रदेश सरकार को जमकर घेरा और साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने कोई काम नहीं किए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी को ये समझना होगा कि आपदा जैसी चुनौतियों का सामना अकेले नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहावत भी है, अकेला चना भार नहीं फूंक सकता। ऐसे में उनको अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को साथ में लेना होगा जो दिखाई नहीं पड़ रहे। रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, तमाम 5 सांसद जिनको अभी हाल ही में उत्तराखंड ने चुनकर दिल्ली भेजा है, वो भी नजारा दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में सबको साथ लेकर ही इस चुनौती से पार पा सकते हैं। और एक सलाह और है कि मुख्यमंत्री जी सर्वसमिति गठित करें जिसमें तमाम विपक्षी दलों के वो बुद्धिजीवी नेता जिन्होंने अपने कार्यकाल में आपदाओं से बेहतर प्रदर्शन किया और आपदाओं से पार पाया। सलाहकार होते वो तो 2013 में जब हमारा केदारनाथ की पूरी घाटी, जब वहां पे मैं कहूं कि श्रद्धालुओं की लाशें बिछ गई थी, तो इन्होंने उस पर राजनीति की थी। इनको उस वक्त कैंप कार्यालय नहीं, उस वक्त उनको वहीं पे रहना चाहिए था और सबकी मदद करनी चाहिए थी। पर लेकिन ये बहुत ही, मैंने कहा कि ये आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं और इनका पर्दाफाश हो चुका है, तो हमें सलाह न दे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को सुरक्षा की मांग की है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व विधायक परमानंद महाजन ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासतौर से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और जिसकी घोर निंदा हम करते हैं। और साथ ही उन्होंने भारत सरकार को अविलंब हिंदू के ऊपर अत्याचार रोकने का निर्णय लेने की मांग की है। और वहीं आप पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी और मित्र देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल आंतरिक मामला है और वहां के घटनाक्रम घटी है और जो वहां के लोकतंत्र के स्थापित अगर करना है तो भारत को उस दिशा में काम करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कल के बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, एक निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट दिया गया है कट्टरपंथियों द्वारा। उसमें कहीं ना कहीं विदेशी साजिश भी है, हमें लगता है, तो वो बहुत बुरा हुआ। बांग्लादेश माननीय शेख हसीना जी के नेतृत्व में जहां तक विकास के
के रास्ते में जहां तक पहुंच गया था, मैं समझता हूं एक समय भारत से भी अच्छी उनकी स्थिति रैंकिंग विंग में उन लोग आ गए थे, इनकम में आ गए थे। बांग्लादेश भारत का पड़ोसी और मित्र देश है और ये जो हुआ महाघटना तो ये भी किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं है और भारत वो उनका आंतरिक मामला है और वहाँ जो इश्यूज हैं वहाँ की जो अभी घटनाक्रम घटी है वो वहाँ के लोकतंत्र को स्थापित अगर करना है तो भारत को उस दिशा में काम करना चाहिए, मुझे लगता है। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार एक्शन मोड में काम कर रहा है और जिसे देखते हुए देहरादून शहर के लिए कुल 100 वॉलंटियर नियुक्त किए गए हैं और इस बात को लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि देहरादून के सभी वार्डों में नगर निगम के सहयोग से एक वॉलंटियर नियुक्त किया गया है और जिन्होंने कार्य शुरू कर दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि हमने इनकी ट्रेनिंग करा दी है और ये वॉलंटियर आशा कार्यकर्त्री और नगर निगम की टीम के साथ मिलकर धरातल पर काम करेंगे और वो हमें उम्मीद है कि इस बार हम डेंगू जैसी महामारी को रोकने में सफल जरूर होंगे। कॉर्बेट से लगते रामनगर वन प्रभाग के मोहान क्षेत्र में एक घायल बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाघ के शरीर में चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो किसी राहगीर द्वारा बनाया गया और साथ ही बता दें कि बाघ लगातार आबादी के पास ग्रामीण क्षेत्र मोहान और चुकुम क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। बाघ के लगातार आबादी क्षेत्र में दिखाई देने से ग्रामीणों में भी दहशत बनी हुई है। वहीं संबंध में जानकारी देते हुए रामनगर वन प्रयाग के डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि एक बाघ का वीडियो वायरल हो रहा है जो मोहान क्षेत्र का है और साथ ही उन्होंने कहा कि कई बार शिकार के दौरान बाघ घायल हो जाते हैं। हमारे द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन विभाग की टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही क्षेत्र में लगातार कैमरा ट्रैप लगाकर बाघ की लगातार मॉनिटरिंग भी की जाएगी। साथ ही कैमरा ट्रैप में बाघ घायल पाया जाता है तो हमारे द्वारा उच्च अधिकारियों से अनुमति लेकर बाघ को ट्रैंकुलाइज करने का भी कार्रवाई की जाएगी। मोहान क्षेत्र में आज एक वीडियो वायरल हुआ है तो उसमें घायल तो नहीं है, वो स्वाभाविक होता है कि टाइगर को कभी इनफाइटिंग में कभी कभी चोट लगती है तो छोटा सा घाव का मार्क है तो उसको हम मॉनिटर करेंगे। जगह जगह पे कैमरा ट्रैप्स भी लगा रखे हैं तो उसको मॉनिटर करेंगे। अगर ऐसे कुछ ग्रीवियस इंजुरी होता है तो तब आगे कार्रवाई के लिए हम चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति मांग के आगे कार्रवाई करेंगे। तो अभी के लिए बस मॉनिटरिंग ही चल रहा है। तो ये कॉमनली भी दिखाया जाता है कि इनको इनफाइटिंग के दौरान कुछ ना छोटा मोटा इंजुरीज होता है। अगली खबर अल्मोड़ा से है जहां जीजीआईसी विद्यालय में सामने आया चौंकाने वाला एक मामला। वहीं आपको बता दें कि जहां 11वीं कक्षा में पढ़ रही छात्रा के विवाह के बाद स्कूल प्रशासन ने उसे स्कूल में नियमित पढ़ाई के लिए प्रवेश देने से इनकार कर दिया और इसके बाद विवाहिता छात्रा के परिजन स्कूल समेत अन्य अधिकारियों का चक्कर काटते रहे। और बताते चले कि अल्मोड़ा मुख्यालय के नियाजगंज निवासी सिमरन राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा 11वीं की छात्रा है और सिमरन कक्षा 8 से इस विद्यालय में पढ़ाई कर रही है। बीते 28 जुलाई को उसकी शादी हो गई। सिमरन का आरोप है कि वो शादी के बाद स्कूल गई तो शिक्षिकाओं और प्रधानाचार्य ने उसे कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी और स्कूल की प्रभारी प्रधानाचार्य ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने बालिका को क्लास में बैठने से मना नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि स्कूल में शादीशुदा लड़कियों को प्रवेश देने संबंधी बात को लेकर अधिकारियों से
ये बात करेंगी। जुलाई को मेरी शादी होने के कारण मैं अब 3 अगस्त को गई थी वहां पर। 3 अगस्त को जब स्कूल गई मैं तो अब मुझसे बोल रहा है क्या कहते हैं कि आप रेगुलर नहीं आ पाओगे, प्राइवेट करो आप, और यहाँ के बच्चों का माहौल खराब होएगा, इसलिए मैं स्कूल रेगुलर जाना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर वो लोग मुझे मना कर रहे हैं पढ़ने के लिए। हुआ कि मैं शादी होने के बाद मैं जब गई स्कूल में, इससे पहले भी गई, शादी होने से पहले मैंने कहा मैं अपनी इनको पढ़ाना चाहती हूँ बहू को, तो उन्होंने कहा नहीं शादी के बाद हम नहीं पढ़ा, यहाँ रेगुलर नहीं दे सकते हैं एडमिशन। प्रिंसिपल ने हमें वहां बुलाया, फिर अगले दिन भी बुलाया हमें, दूसरे बार भी गए मैं, फिर 28 जुलाई को हमारी शादी हुई, हम जा नहीं पाए स्कूल। कांवड़ मेले में हरिद्वार रोडवेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। डाक कांवड़ के दिनों में बसों का संचालन ठप होने से रोडवेज को 50 लाख रुपए का घाटा हुआ है। दरअसल कांवड़ मेले के दौरान हरिद्वार रोडवेज बस स्टैंड को बंद कर शहर के बाहर तीर्थ अस्थायी बस अड्डे बनाए जाते हैं। बावजूद इसके डाक कांवड़ों की भीड़ की वजह से बसों का संचालन नहीं हो पाया और हरिद्वार रोडवेज के ARM का कहना है कि घाटे की भरपाई करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। रोडवेज को हुआ 50 लाख का घाटा और ये तस्वीरें हरिद्वार से हैं जहां पर भीड़ से नहीं हुआ बसों का संचालन। रहता ही है रोडवेज को जो है जब कांवड़ चलती है तो इस अवधि में जो है 22 जुलाई से स्टार्ट हुआ ये और 2 अगस्त तक जो है ये चलता रहा मेला हमारा। तो इसमें करीबन 50 लाख का नुकसान हुआ। प्रथम चरण में तो हमें कोई नुकसान खास नहीं हुआ, लेकिन जो लास्ट चरण जब स्टार्ट हुआ कांवड़ का तो उसमें जो है हमें मिला के टोटल जो है 50 लाख का नुकसान तो हमारे हरिद्वार डिपो को। क्या कारण ऐसा हो जाता है ना कि बसें जो हैं जो चंडी घाट वगैरह 2 ही बस अड्डे हमारे ऑपरेट होते हैं उस समय जो है, तो जो वैकल्पिक व्यवस्था हमें करनी पड़ती है, डीजल भी हमें बाहर से लेना पड़ता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रधान